अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि किसी की जायदाद पर कब्ज़ा करने वाले लोग किस तरह से सरेआम खुले बाज़ार में किसी की जान ले लेते हैं। शालीमार की हदूद में एक कत्ल की अनोखी वारदात होती है। वो वारदात क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना शालीमार की हदूद में एक कत्ल की वारदात होती है और कत्ल करने वाले मुल्ज़मान जो हैं वो नामज़द हैं और उन्होंने अबूरी ज़मानत करा रखी है, लेकिन पुलिस अभी तक शवाहिद जमा करने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आ चुकी है। कत्ल क्यों होता है, कत्ल की वारदात किस वजह से होती है और कत्ल करने वाले लोग कौन हैं, ये मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनकी ज़ुबानी जो मकतूल के भाई भी हैं और एक चश्मदीद गवाह जो इस कत्ल की वारदात को बखूबी जानता है कि कैसे पुलिस स्टेशन में एक फ़ेक यानी कि जाली एप्लीकेशन दी जाती है, उसको बुलाया जाता है, फिर उसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि मकतूल आपका क्या लगता था मरने वाला और कैसे कत्ल हुआ, वजह क्या हो सकती है और करने वाले कौन थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मोहसिन है जी। मैं माल रोड पे बिज़नेस करता हूँ एयर कंडीशनिंग पार्ट्स का। तो मकतूल मेरा छोटा भाई था, लॉयर था, मियां नासिर महमूद। 10 तारीख को जब मैं घर आया हूँ शाम को 7 बजे, तो मुझे पता चला कि कोई काशिफ रियाज जो है उसने कोई एप्लीकेशन मेरे भाई के ख़िलाफ़ दी हुई है थाना भगवानपुरा में। ठीक है। तो मेरा भाई घर से गया है मोटरसाइकिल पे और साथ मियां नदीम साहब उनके दोस्त हैं। वो ये है? जी जी, मुझे पता चला कि उनको साथ लेके गए हुए हैं। ठीक है। मैं इंतज़ार करता रहा हूँ, मैंने फिर फ़ोन किया है तो मुझे पता चला जी हम आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम गुजर गया तो मैंने कहा चले मैं खुद जाता हूँ। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ, तनवीर ड्राइवर के साथ जब मैं गया हूँ, मैं ये हमारे करीब भोगीवाल एरिया है, यहीं से ये रिंग रोड को रोड जाती है, इसी पे जा रहा हूँ। तकरीबन कोई आधे पौने किलोमीटर पे आगे गंदी बम्बी चौक आता है। ठीक है। वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, थोड़ा रश था, ट्रैफिक जाम थी, तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। तो जब मैंने करीब जाके देखा तो मेरे भाई को फायर लगे हुए थे और वो गिरा हुआ था। तो मैंने शोर किया खूब कि लोगों को इकट्ठा किया कि भाई ये उठाओ ही लेके चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम थी। इसी दौरान मेरे भाई ने जो है ना वो मियां नदीम साहब का भी नंबर डायल कर दिया हुआ था, उस वक्त वो होश में थे। तो थोड़ी देर बाद मियां नदीम साहब भी आ गए, इनका बेटा भी साथ था। इन्होंने भी एफर्ट की, 1122 की गाड़ी बड़ी मुश्किल से लेके आया क्योंकि ट्रैफिक जाम थी, सारी लोग इकट्ठे हो गए, रास्ता कोई नहीं दे रहा था। फिर उसमें हमने उनको डाला और हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम गुजर गया था, उनका ब्लड जो है ज़ाया हो गया था, सारा निकल गया था। तो बस वो जानवर नहीं हो सके और 2 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं वेंटिलेटर पे, तो उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कौन कत्ल कर सकता है? कोई दुश्मनी थी किसी के साथ, कोई अदावत थी, कोई लेन देन का मामला था, कोई प्रॉपर्टी का रोला था? जी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी हैं, इधर कुछ इन्होंने ली हुई हैं, कुछ हमारी ज़ाती भी है अपनी, उनके ऊपर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। अच्छा। वो वक्तन झूठी दरख्वास्तें देते रहते हैं, झूठे मुकदमात हैं। ये यहाँ पे हमारे एक दो काशिफ रियाज नामी लड़का है। अच्छा। एक मेरे भाई ने मुलाजम रखा था, उसका नाम हीरो है, फ़याज़ हीरो। ये लड़का फिर इसको छोड़ के ना तो उनके पास चला गया, उनके साथ जाके ना पार्टी बन गया। ठीक है। तो ये लोगों ने इसको तंग किया हुआ था, कभी उसके स्कूल पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी उसके किसी घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, कभी उसके प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो वो इन्हीं में उलझा रहा है और वो कभी बॉडीगार्ड वगैरह साथ नहीं रखता था, ठीक है, खुद ही अकेला ही जाता था। इन्होंने कोई झूठी दरख्वास्त दे के थाना भगवानपुरा में उसको बुलाते रहे हैं और वो उधर मदई भी कोई नहीं था, कंप्लेनेंट का भी पता नहीं है कौन है, किसी ने कंप्लेंट की है।
तो ये प्री प्लान काम था और उन्होंने को जब मौका मिला तो उन्होंने इसको फायरिंग कर दी बस। ठीक है, प्री प्लान था। और एफआईआर जो है वो नामजद आपने करवाई क्योंकि आप मुद्दई हैं मुकदमे के? जी, जिन लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग की है उन्होंने तो हेलमेट पहने हुए थे। ठीक है, उनका तो नाम हम नहीं जानते, लेकिन हमने जो एफआईआर करवाई है वो काशिफ रियाज पे और फयाज हीरो पे कराई है, क्योंकि यही लोग आजकल जो है ना डेली उसको तंग कर रहे थे और लड़ाई झगड़े उन्होंने डाले हुए थे उसके साथ, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना काबज़ होने की कोशिश कर रहे थे और किसी जगह पे काबज़ हुए भी हुए हैं। स्कूल पे इन्होंने कोई कब्ज़ा किया हुआ है, कोई और प्लॉट है उनके उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, कोई मुकदमात भी चल रहे हैं इनके। ठीक तो है। इन लोगों को हमने नामजद किया। भाई आपके कितनी उम्र थी उनकी, फैमिली, बच्चे कितने थे? और वो 60 साल की 60 साल की एज थी। नदीम साहब को दीजिएगा ज़रा माइक। नदीम साहब, आप दोस्त भी थे और जिस तरह से बताया इन्होंने कि भाई इनका कोई एफआईआर के लिए दरख्वास्त आई थी या कंप्लेंट आई थी, क्या मामला थाने में गए या कत्ल करने के लिए घर से बुलवाया गया उनको? मसला इस तरह हुआ है कि मुझे पहले मियां नासिर साहब की कॉल आती है संडे वाले दिन अच्छा। कि मियां नदीम साहब मैं जो हूँ शादी पे आया हूँ, तो इस तरह मुझे थाने से कॉल आ रही है को काशिफ रियाज नामी बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है। हाँ। तो मैंने कहा मियां साहब संडे वाले दिन तो अक्सर पुलिस छुट्टी पे होती है, अफसरान होते नहीं है थाने में, तो संडे को क्यों बुलाया गया आपको? तो हम मंडे वाले दिन जाएंगे। तो मंडे वाले दिन जी फिर हम लोग गए हैं, पहले हमें 4 बजे बुलाया है, हम लोग थाने पहुँचे हैं। तो थाने जिनके पास एप्लीकेशन थी वो थानेदार थाने में मौजूद नहीं थे, यार मोहम्मद साहब। वो कहते हैं जी वो छुट्टी पे है, थाना बागबानपुरा। हम जब थाने जाते हैं तो कहते हैं जी वो तो छुट्टी पे हैं। तो मियां साहब कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया है, तो वो थानेदार जो दूसरे उधर थे मौके पे उन्होंने कहा जी वो आज छुट्टी पे हैं। तो फिर हम लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। तब हम गाड़ी पे जाते हैं, मियां साहब होते हैं साथ, उनके ड्राइवर होते हैं और साथ में मैं होता हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मुझे दोबारा जो है ना मियां साहब घर चले जाते हैं, फिर दोबारा कॉल आती है कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब ना, मियां साहब उन्होंने दोबारा थाने वालों ने कॉल करके बुलाया है। तो मैंने कहा मियां साहब हम तो थाने हो आए हैं, फिर दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं जी वो यार मोहम्मद साहब का कॉल आई है कि आप थाने फौरी पहुँचे। तो मियां साहब फिर मेरी तरफ आते हैं, मेरी रिहाइश शालीमार थाने के पास है। तो मियां साहब मेरे पास आते हैं, तो मियां साहब इस मरतबा बाइक पे आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप बाइक पे क्यों आए हैं मियां साहब, आप गाड़ी पे क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं यार वो रास्ते में रश था तो मैं इस वजह से जो है ना वो गाड़ी नहीं लेके आया। तो वो 70 मोटरसाइकिल होती है, तो मैं कहता हूँ मियां साहब ये 70 मोटरसाइकिल इसमें हम दोनों कैसे बैठ के जाएंगे? फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल निकालता हूँ होंडा 125 और उस पर हम दोनों बैठ के जो है ना वो शालीमार वो थाना भगवानपुरा जाते हैं। हम जब थाना भगवानपुरा पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो यार मोहम्मद साहब थे वो SHO साहब के कमरे में बैठे होते हैं। तो वो हमें देख के कहते हैं जी आप ज़रा वेट करें, मैं कोई पार्टी सुन रहा हूँ। हम वेट करते हैं, कोई 10-15 मिनट इंतज़ार होता है। तो इंतज़ार के बाद जो है ना फिर वो क्या हमें ना एप्लीकेशन दे देते हैं कि ये एप्लीकेशन है। तो उसमें एप्लीकेशन में लिखा होता है कि काशिफ रियाज नामी शख्स ने कहा है कि मियां नासिर साहब मुझे जो है ना वो कत्ल की धमकियाँ लगा रहे हैं। मियां साहब कहते हैं जी मैंने कभी धमकियाँ लगाई नहीं, हालांकि वो ऐसे बंदे थे भी नहीं। जब हम उधर तो उनको कहते हैं थानेदार को जनाब वो मुद्दई किधर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है? तो वो कहते हैं जी वो नहीं आए। हमने कहा उन्हें बुलाएं ना, फ़ेस टू फेस करवाएं कि हमने कब उनको धमकी लगाई है मियां साहब ने, लेकिन वो बात नहीं होती। तो वहाँ पे फिर वो थानेदार कहते हैं जी आप जाएं, तो मैं जो है ना फिर उनको बुला के इसको दाखिल दफ्तर कर देता हूँ। हम लोग थाना भगवानपुरा से जब निकलते हैं तो जब हम थाना शालीमार की हदूद में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो है ना पानी वाली टैंकी से थोड़ा सा अगली तरफ क्रॉस करते हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, वो हमें हिट करते हैं, मोटरसाइकिल के आगे आ जाते हैं और मोटरसाइकिल को गिराने की कोशिश करते हैं। दोनों ने हेलमेट पहने हुए? दोनों ने हेलमेट पहने हुए। पीछे बैठा जी, हुआ पीछे बैठा हुआ भी और आगे भी। ठीक। तो मैं जब मोटरसाइकिल कंट्रोल करता हूँ तो मैं शोर मचाता हूँ, तो पीछे से आवाम आती है तो ये आगे भाग जाते हैं, स्पीड से भाग जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कहा मियां साहब ये लोग किस तरह हरकतें कर रहे हैं, ये कौन है? तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना मियां साहब फिर वो उनके जाने वाले वकील थे, शालीमार थाने के बिल्कुल अपोजिट उनका ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे फिर बैठते हैं, वहाँ से पानी शानी पीते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद जो है ना कोई आधा घंटा हम लोग उधर बैठते हैं। तो उसके बाद जो है मियां साहब निकल जाते हैं अपने घर और मैं अपने घर, मेरा शालीमार थाने के पास ही घर है, कोई वॉक डिस्टेंस 2-3 मिनट का, मैं अपने घर चला जाता हूँ। मोबाइल में अपना चार्जिंग पे लगाता हूँ तो इतनी देर में मुझे कॉल आती है मियां साहब के नंबर से कि मियां नासिर साहब को जो कोई फायर मार गया है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मुझ पर सख्ता तारी हो जाती है कि ये कैसे हो गया, अभी तो मेरे पास से अच्छे भले गए हैं।
तो फिर मैं जो है ना भागा हुआ, फिर वो मियाँ नासिर साहब को साथ लेता हूँ, एक दो दोस्तों को, तो हम मौके पे पहुँचते हैं। वो 10 मिनट का 5-7 मिनट में 10 मिनट पहुँचते हैं और वो खून में वो लथपथ होते हैं और वो फिर एम्बुलेंस करवा के उनको जो है ना वो 11222 पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप थाने में भी जाते हैं, आपकी दोस्ती भी थी, कभी उन्होंने बताया कि कोई थ्रेट है किसी की तरफ से? जी जी बिल्कुल। उसमें ये था कि उनकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी थी, जो उनके आबाओ अजदाद की थी, उस पे जो है वो हीरो नामी एक बंदा था, फ़याज़ उर्फ हीरो, उसने कब्ज़े किए हुए थे और उसने उसे 4-5 घरों पे कब्ज़े करवाए हुए थे, जिन पे मियाँ साहब ने 2 बैल्फ के थ्रू उनको बाज़याब करवाया। और कुछ दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है, उससे 3-4 दिन पहले थाना शालीमार में बुलाया गया। तो वो मियाँ साहब को पहले भी थ्रेट थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थाना शालीमार में, लेकिन वो थाना शालीमार की पुलिस ने कोई भी उसमें जो है ना वो खातर ख्वाह उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो हीरो नामी उस दिन उसने फिर हमें थ्रेट किया, मुझे भी थ्रेट किया कि तुम साथ बड़ा घूमते हो तो मैं तुम्हें भी देख लूँगा। मियाँ साहब को भी मुझे भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और उनके साथ एक लड़का और था, वो भी कब्ज़ा माफिया, जब इनकी CRO निकलवाई जाए तो उनके ऊपर 10-10 पर्चे हैं कब्ज़ा माफिया के, कब्ज़ा ग्रुप के। तो वो बिलाल था, उसने थाने के अंदर तड़ी लगाई। मैंने इन उनको कहा, जो मौके पे आए थे, जो सुन रहे थे, कि जनाब ये थाने में तड़ी लगा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी फिर हम दोनों के ऊपर 751 कर देते हैं। तो वहाँ पे जो है ना फिर वो उनको उन्होंने खामोश करवाया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। गवाही होगी आपकी, पुलिस ने आपका बयान कलमबंद जी अभी तक तो ये तदफीन से फ़ारग हुए हैं। मियाँ साहब 10 तारीख को वाक़या हुआ है और 12 तारीख को सुबह के टाइम पे उनकी डेथ हुई है। हम लोग उन्हीं चक्करों में वो थे कि शायद वो जो है ना सर्वाइव करें, कभी खून की ज़रूरत पड़ रही है, कभी मेडिसिन, वो सारा उधर भाग दौड़ कर रहे थे। तो 12 तारीख को उनकी जो है ना शाम को नमाज जनाजा हुई और कल कुल थे, तो तदफीन से फ़ारग हुए हैं। तो अब जो है ना वो इंशाल्लाह। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो जायदाद का तनाज़ा जिसके साथ चल रहा था, कत्ल उन्हीं लोगों ने किया? जी बिल्कुल। वो इस तरह है कि जो बेनिफिशरी हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उस प्रॉपर्टी से कोई तल्लक ही नहीं है, जो मियाँ नासिर साहब की बाई प्रॉपर्टी है, तो उसको वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी बात है, बेनिफिशरी ही वो ये इकदाम उठा सकते हैं और कोई नहीं है। और मेरे सामने उन्होंने 2 मरतबा धमकी लगाई है हीरो ने, और मुझे भी अहले इलाका ने बताया है कि भाई इस बंदे से बच के रहो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तुम्हें भी जो है ना हिट कर सकते हैं। आपको भी थ्रेट है? कोई एप्लीकेशन दी आपने? जी सर, मैंने थाने में कहा है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना वो एप्लीकेशन दें, लेकिन एप्लीकेशन पहले भी मियाँ साहब ने भी दी है, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मियाँ साहब की अभी तक थाने में एप्लीकेशन सबमिट है, थाना शालीमार में, कत्ल की धमकियों की, लेकिन उस पर भी कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें मेरी गवाही भी है, मेरे सामने दी है, लेकिन उस पर कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन दी थी धमकियों की, ये कितना अर्सा पहले दी थी? ये जी इसको भी कोई 1 हफ्ता हो गया है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। उन पार्टियों को बुलाया भी नहीं? आपको भी नहीं बुलाया? दूसरी पार्टी नहीं, हमें बुलाया, लेकिन जो जिसके खिलाफ हमने दी थी वो नहीं आता था और ये बिलाल और हीरो आ जाते थे। अच्छा। पहले मियाँ साहब ने माजी में इनके ऊपर एक पर्चा भी करवाया था। वो पर्चा इन्होंने जो है ना पुलिस से साजबाज करके उसको खारिज करवा लिया। वो 420/68 का पर्चा था। वो फिर उसकी तब्दीली बोर्ड में उसकी तफ्तीश चेंज हुई और फिर वो उनको मुल्ज़मान करार दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। कुछ में भी कुछ नहीं। ये मुकदमे के गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं और मुद्दई भी हैं हमारे साथ। इस केस में सबसे अहम बात यह है कि थाना शालीमार में जो 302 की दफ़ात के तहत इस वक्त मुकदमा दर्ज है, यानी कि कत्ल की दफ़ात के तहत, मकतूल ने इससे पहले जान के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए एक एप्लीकेशन दी, एक दरख्वास्त दी उस थाने में, लेकिन उस पर भी पुलिस की जानिब से कोई खातर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई। और फिर कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, वाकई जो खदशा मकतूल की जानिब से ज़ाहिर किया गया कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसको कत्ल किया जा सकता है, तो बिलाखिर मुल्ज़मान उसको कत्ल कर देते हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर इस वक्त बहुत सज़ा और जज़ाब पे अमल पैरा है कि कत्ल की वारदातें, जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी हुक्म दिया गया है पुलिस के आला हुकाम को कि कत्ल की वारदातों पे जो है वो कंट्रोल करें, लोगों को देखें कि किस तरह के लोग कत्ल कर रहे हैं, कत्ल की वारदातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही इस केस में नज़र आता है कि अगर इस पे कानून के मुताबिक 1 हफ्ता पहले ही कार्रवाई अमल में लाई जाती तो शायद मरने वाला आज हम उसको मकतूल का नाम ना देते।
यकीनन इस पे भी कोई ना कोई अमल दरामद ज़रूर होगा। पुलिस हुकाम जो है इस बारे में भी गौर करेंगे। अब मामला इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा चुका है। मुलजिमान अभी तक इस केस में पकड़े नहीं गए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से बात हुई है तो 2 नामजद मुलजिम हैं और उसमें बाकी नामालूम अफराद हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आया कि मुलजिमान ने अबूरी ज़मानत करवा ली है और अभी इसके शवाहिद और इसकी CCTV फुटेज और मुलजिमान की जो है वो शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आगे चल के वक्त के साथ जो है यकीनन इनकी अबूरी ज़मानतें भी मनसूख होंगी और पुलिस यकीनन इनके मुलजिमान को पकड़ लेगी। इस केस से जुड़े और लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। मकतूल मियाँ नासिर जो थे उनको कत्ल क्यों किया गया? जो फैमिली उनकी वजह बताती है कि जायदाद का तनाज़ा था, उनकी प्रॉपर्टी पे कुछ कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़ा किया था और फिर वो अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए उन्होंने वो कब्ज़े वापस भी लिए, तो इस बात की रंजिश थी। इसके अलावा क्या मामलात हैं, क्या रंजिश हो सकती है और इनके नज़दीक कत्ल की वजह क्या बनी? और मकतूल के दोनों भांजे हैं हमारे साथ जो अपने उस जाने वाले प्यारे के जो मामला थे ज़िंदगी के, उसके हवाले से हमें कुछ बताएंगे। भाई आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि जायदाद की इतनी बड़ी वजह बन गई कि किसी की जान ही ले ले कोई। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह जनाब। मेरा नाम उस्मान फ़ारूक है और मेरे मामू थे। जी मेरा नाम उस्मान फ़ारूक है और मेरे मामू थे जिनका मर्डर हुआ है। उनका कोई जनाब तनाज़ा नहीं था या ये उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी नहीं हुई थी, ये उनकी मारूसी प्रॉपर्टियाँ थी जो हमारे बड़ों की तरफ से उनको मिली। ठीक, ये जो जिसने मर्डर किया है और जो 7 और लोग हैं उसके साथ मुलव्वस हैं, ये लोग बेसिकली इनमें से मेनली एक बंदा जो फ़याज़ उर्फ हीरो है, ये उनके पास मुलाजमत करता रहा अरसा 10 साल, 8 साल, 9 साल। सिर्फ इसका काम ये होता था कि उनकी काफ़ी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मामू ख़ुद तो जो मेरे थे वो तो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्राइवेटली ख़ुद बनाई हुई हैं। कुछ छोटे बच्चों के लिए उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं और फ्री हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं जिनको वो रन करते थे। ठीक है। तो ये रेंट शेंट इकट्ठे करता था, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी के काम है, मेंटेनेंस है, उन चीज़ों मुलाजिम था। मीनवाइल इसने लोगों से क्या किया, इसने लोगों से अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 है तो उनसे 50% लेना, बाकी उनको छोड़ देना। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं टेनेंट्स को इस पॉइंट पे ले आया कि आप लोग कब्ज़े कर लो इन प्रॉपर्टीज़ पे। कोई बाहर से ये लोग ज़्यादा नहीं लाया, उन्हीं, क्योंकि इसका रिलेशन बन चुका हुआ था उन लोगों से जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे, वो रिलेशन बिल्ट हो गया। इसने उनको इस चीज़ पे मना लिया या रजामंद कर लिया, इन्हें उन्हीं लोगों को कब्ज़े करवा दिए। उनके साथ फेक 4G डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, यानी कि प्रॉपर्टी अगर जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो शायद लाहौर से बाहर के कहीं के बना लिए हैं या दरिया से उस तरफ के बना लिए हैं और प्रॉपर्टी इधर आके कर ली है। तो ये पूरा एक ग्रो, एक पूरा माफिया इकट्ठा हो गया। करते करते महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता है ये अंदरून सा इलाका है, प्रॉपर्टीज़ की यहाँ वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो इन्होंने 4G डॉक्यूमेंट बनाए, फिर उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। मामू ने इसको एक घर रहने के लिए भी दिया हुआ था, इसी लड़के को, अपने मुलाजिम को। उन्होंने इसे जब नौकरी से फारिग किया या ख़त्म किया, उन्होंने कहा भी मेरा घर खाली करो, तो ये उससे भी इनकार कर दिया इसने। फिर तब भी उन्होंने थ्रेट्स दिए, बदतमीज़ी भी की, एक फ़ेक एप्लीकेशंस भी दी। तो उन्होंने खैर लीगल तरीके से चले, शरीफ आदमी थे और लीगल तरीके से उन्होंने थ्रू कोर्ट अपना पोजेसन लिया बैलफ के ज़रिए और अपने घर का पोजेसन ले लिया। मीनवाइल इसने फिर उनका एक स्कूल है यहाँ भगवानपुरा के अंदर ही है, उधर जो रेंटल था, टेनेंट था, उसको साथ मिला के और रातों रात किसी और बंदे को वो चाबियाँ पकड़ा गया। इस तरह किया। कुछ उनके छोटे छोटे घर थे जो उन्होंने रेंट किए हुए थे, जो जिसमें मेरी मदर का भी शेयर है, मेरे बाकी फैमिलीज़ के, मेरी खालाओं के, मामुओं के भी हैं। तो लेकिन चूँकि मेरे छोटे मामू सारी लैंड को और बाकी मामलात को सारों को देखते थे। ये जो फ़याज़ हीरो है, इसने जनाब उनको काफ़ी दफ़ा थ्रेट भी किया है। उनके साथ को उनके और कोई मुलाजम या कोई दोस्त होते थे, उनको भी थ्रेट करता था। तो अभी इन्होंने ये क्या किया है कि इन्होंने एक फ़ेक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी है, उनको सिर्फ पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए। मामू मेरे पुलिस स्टेशन चले गए हैं अलॉन्ग विद ड्राइवर, और उनका एक फ्रेंड था साथ, उसके साथ चले गए, जैसे आपको पहले पता चला। वो पुलिस स्टेशन गए हैं तो पुलिस वालों को जाके मिले हैं। पुलिस वालों ने कहा जी कि कंप्लेनेंट नहीं आया। वो 1-2 घंटे, 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठे रहे, वट, लेकिन वो दोपहर का टाइम था, रोशनी का टाइम था, तो वो गए हैं, कंप्लेनेंट नहीं आए।
2 घंटे बाद वो घर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। 2 घंटे बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से दोबारा कॉल आती है कि आप कंप्लेनेंट आ गए, आप पुलिस स्टेशन आए। ठीक। लेकिन तब तक 2 घंटे बाद मगरिब का टाइम हो गया होता है और अंधेरा हो गया होता है। यानी ये जहाँ से साबित होता है कि पूरी एक प्लान था, एक प्लानिंग थी। वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपने फ्रेंड को पिक करते हैं रास्ते से। अच्छा, इस बार ना वो बाइक पे जाते हैं, चूँकि शाम को यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। पहले वो ड्राइवर और गाड़ी पे और अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, दोबारा वो बाइक पे चले जाते हैं कि पुलिस वालों ने कहा जल्दी हैं। ये पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वालों से दोबारा वही सेम क्वेश्चन के हाँ जी किधर है कंप्लेनेंट जिन्होंने कंप्लेन की है हमारे ख़िलाफ़। वो कहते हैं कंप्लेनेंट तो नहीं है, कंप्लेनेंट दोबारा नहीं आते। खैर जी वो बात सुन के करके और उनको कहते हैं जी आप जाएँ, हम इसको आपको बाद में बुलाएंगे या फिर देखेंगे। मीनवेल वो वापस आ जाते हैं, अपने फ्रेंड को ड्रॉप करते हैं। साथ ही कोई पुलिस स्टेशन से कोई 100 मीटर या 200 मीटर्स पे उनके फ्रेंड का घर होता है। वहाँ ड्रॉप करने के बाद वो अपनी लैंड के करीब ही कहीं भी आते हैं। अब उन्होंने वल्लाह आलम वहाँ से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे एकदम दोबारा कॉल आ जाती है उनके दोस्त को भी और हमें भी पता चलता है सारों को कि उनको किसी ने शूट कर दिया। हेलमेट पे वाले हुए हैं। 4 बाइक्स हैं जो इलाकेदारों ने बताया, 4 बाइक्स थी, 3 बाइक्स थी और कोई 5 से 6-7 लोग थे, जिनमें से 2 लड़के एक बाइक पे थे जिन्होंने हेलमेट पहना था और हेलमेट की हालत में आया और उन्होंने उनको गोलियां मार दी हैं। हम हॉस्पिटल ले गए हैं उनको, सारे जो फैमिली वाले थे। मेरे बड़े मामू जो हैं, जो उनके भाई हैं, जो इसमें जिन्होंने अपना क्या कहेंगे मदई भी हैं, कंप्लेनेंट भी हैं। उनको घर से आके पता जब चलता है, वो उनका माल रोड पे बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो घर आते हैं मेरे फैमिली वाले लोग, उनको बताते हैं कि नासिर साहब को दूसरी बार पुलिस स्टेशन बुलाया। तो वो पुलिस स्टेशन गए तो साथ ही बिल्कुल आया, वो भी अपने ड्राइवर का वो भी ड्राइवर इधर ही होता है, उसके साथ बैठते हैं और वहाँ मौके पे चले जाते हैं। मौके पे जाते हैं तो अभी क्योंकि वो एरिया का तो पता ना, उनके सामने ही ये सारा वाक़या उनके सामने होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने 4 लोगों को गालबन नामजद किया है? नहीं, 2 लोगों को नामजद किया है और 4 लोग हैं इसमें, 3 से 4 हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता ठीक है कि कितने नामालूम है, या 3 है नामालूम या 4 हैं। ठीक है। 2 लोग जो थे वो कौन थे? एक आपका साबका मुलाजिम और अफजाल, और एक काशिफ रियाज जिसने एप्लीकेशन भगवान जी जिसकी तरफ से वो एप्लीकेशन थाने में दी गई थी और जिस पे बुलवाया गया था उन्हें। ठीक है। वो मामू आप उनके जानते थे उनको? जी बिल्कुल जानते थे। जो काशिफ है, इसके साथ इसने बहुत अरसा पहले मेरी एक हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी, आज से कोई 20 साल पहले, उसी लैंड पे इनको रास्ता चाहिए था, इनके पास पीछे इन्होंने कोई लैंड बाय की। वजह ना तो पता चल गई कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आपको अल्लाह ताला ने दे दी है, मैं तो ये समझता हूँ वो भी आपके लिए एक अज़ाब है। मुझे जो लगता है आपको उसको शरीफ आदमी के पास तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसे मैं कहता हूँ होल्ड करनी नहीं चाहिए यहाँ पे प्रॉपर्टी। एक इंतहाई शरीफ आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी थे, उन्होंने कोई ये उनके माल है, उन्होंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चैरिटी फर्म्स, अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी, मदरसे बनाए हुए थे, यतीम बच्चों के लिए बनाए हुए थे, आप इलाके से चेक कर सकते हैं। उनको वो रन करते थे, वो तो उनका तो दुनिया से ये ताल्लुक ही नहीं था, ये तो वो ख़ानदानी प्रॉपर्टियाँ थी जो उनको छोटे छोटे कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, उनको संभाल रहे थे, देख रहे थे, कोई रेंट शेंट आते थे और वो सारी उनकी भी नहीं थी, वो हम पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक ही बंदा कोई देख रहा होता है ख़ानदान की प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, ये काशिफ रियाज साहब जो हैं, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरे मामू से एक लैंड थी जिसपे ये रास्ता लेना चाहते थे उनसे, तो मेरे मामू ने थे कोई डिमांड की कि भाई तुमने फ्रंट से लेनी है, को मुझे 2 गिव एंड टेक कर लो मेरे साथ। इनके साथ भी ये बड़ी लंबी एक डिप्यूट हो जाएगी या डिबेट हो जाएगी, सॉरी, तो हम उस पर जाएँ। इनके साथ भी एक उस वक्त का एक साबका अफसर भी है, शायद अभी भी वो किसी पोस्ट पे हो, मैं उनका नहीं लूँगा, गैर मुनासिब लगता है नाम लेना। वो उनको पीछे से उनकी पुष्पनाई कर रहा था, उनको चला रहा था, उन्होंने रातों रात रास्ता डाल लिया। उस टाइम पे फिर लड़ाई भी होगी, मेरे मामू उस चीज़ को भी सरेंडर कर गए, अवॉइड कर गए। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा तनाज़ा नहीं था, हमने किसी की प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई नहीं की हुई, ये मेरे नानकों की या मेरे नाना अबू की या मेरे परनाना। हम ये कह सकते हैं कि आपके जो मामू हैं उनकी और आपकी जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है, हमारी फैमिली लैंड कब्जा करना चाहते थे। जी हमारी कब्जा करना चाहते थे। कुछ पे 1-2 पे उन्होंने किए भी हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ पे, और उस पर अब उनका सिर्फ टारगेट ये था कि हम इनकी सारी ज़मीनों पे कब्जा कर लें, ये बंदे को बीच से ख़त्म करके, क्योंकि सारी ज़मीनों को ये देखता है, सारी चीज़ों को ये करता है, और उसमें वो हो गए। तो हमारी तो सर अब हमारे साथ तो जो क़यामत होनी थी वो आ गई है। मेरी जो हमारे अफसराने बाला हैं
और हमारी जो सीएम है मरीम नवाज साहिबा, वो इस टाइम पे बड़े बड़े अच्छे काम कर रही हैं। और उन्होंने स्पेशली जो उन्होंने ऑफिसर्स के लिए किया हुआ है कि कोई टारगेट किलर और कोई जो इस तरह के लोगों को मैंने सुना है बड़ी सज़ाएं मिल रही हैं अब ना। और इनको तो मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को इस केस को किसी सीनियर ऑफिसर से इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि हमें पुलिस स्टेशन बुलाया क्यों गया। एक बार बुलाया और फिर उसके बाद दोबारा बुलवाया शाम के अंधेरे में। बिल्कुल यहीं से सारा कुछ सामने आ जाएगा बिल्कुल। और यही लोग सामने आएंगे। बाकी इनमें 3-4 लोग हैं। यही मेरी रिक्वेस्ट है, कोई अच्छे ऑफिसर इसकी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भाई को माइक दीजिएगा, आप अपना नाम बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं इस केस से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मेरे मामू थे जिनका ये 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है। सो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान जिन्होंने बेतहाशा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे थे, लोगों को, गरीबों को, मस्कीनों को, ठीक है, अपनी ज़ात से हट के कई लोगों की हेल्प कर रहे थे। किसी शख्स का उन्होंने कभी कोई हक तलफी नहीं की, ठीक है, रिकॉर्ड सामने है, ठीक है, चेक किया जा सकता है। इस तरह के इंसान जो कि एक दुनिया में मौजूद है, जो अपनी ज़ात से हट के इस तरह के मुल्क में, इस तरह के सिस्टम में लोगों की, गरीब लोगों को आसरा बना हुआ है, इस तरह के इंसानों को अगर हमारा सिस्टम, कानून का सिस्टम और ये इस तरह के दहशतगर्द जो खुलेआम फिर रहे हैं शहर के अंदर, ये ख़त्म कर देंगे तो फिर मेरा तो ये एक सवाल है हमारी सरकार से कि यहाँ पे कौन शख्स ज़िंदा रहेगा, ठीक है, जिस शख्स ने किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है, जिस शख्स ने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ठीक है, उस तरह के शख्स को, ठीक है, मौत के घाट उतार दी है, ठीक है, और बड़े एक ज़ालिमाना तरीके से, बड़ी तकलीफ़ दे तरीके से उसको मार दिया है, ठीक है, खुलेआम फायर करके, ठीक है, और एक दहशत फैलाई है इस पूरे इलाके में। आप देखें कि ये उसकी CCTV फुटेज भी है। जितने लोग देखेंगे उस फुटेज को, जिन के सोशल मीडिया का दौर है, आप ये देखें कि उन लोगों के ज़हनों पे क्या उस चीज़ का इम्प्रेशन आएगा कि पाकिस्तान में ये हाल होता है इंसानों का कि एक पढ़ा लिखा लॉयर जिसने ज़िंदगी में मेहनत की, हलाल की रोज़ी कमाई, अपना ख़ानदान चला रहा था, ज़िम्मेदारियाँ थी, लोगों को चला रहा था, नेकी के काम कर रहा था, ठीक है, एक तो उसको माली नुकसान दे रहे हैं, उसके जो ख़ानदानी उसकी पीछे से कोई लैंड है, ठीक है, जिसकी बेस पे उसकी आमदनी चल रही थी, वो उसे खींच रहे हैं। फिर उसकी जो कोई वो दरख्वास्त दे रहा है थाने में कि जनाब ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, उस पर भी कोई अमल पैरा नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि उसको ये बावर करा दिया है कि ये सिस्टम जो है आपको किसी तरह से कोई हेल्प नहीं करेगा, कर सकता, ठीक है, आपने अपने तौर पे जो करना है आप कर लें, ठीक है। और फिर एक हफ़्ता पहले उसको थ्रेट मिला है कि उसने जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में कि ये इस तरह मुझे थ्रेट मिला है इस चीज़ का, आप इस पर अमल पैरा हों, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, किसी शख्स को अगर लाइफ थ्रेट होता है तो उसको थानों में नहीं बुलाया जाता, ठीक है, उसे उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, बजाय कि उसको प्रोटेक्शन देते, ठीक है, उसको थाने में 2 दफ़ा बुलाया गया है ये कह के कि मुद्दईया आ गया है, जो सारा मामला अभी तक हमें पता है कि आप आके यहाँ पे हाज़िर हों। एक दफ़ा वो प्रोटेक्शन के साथ गाड़ी पे गया है, समझ के कि शायद ये कोई सीरियस मामला है, मुद्दई मौजूद नहीं था तो उसने समझा कि शायद कोई वीक एप्लीकेशन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी दफ़ा वो शायद अपने जहन में यही लेके चला गया कि यार मैं अकेले ही जाके जल्दी से मामला हल कर लूँ, क्योंकि अगले दिन फिर उस पर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी थी। उसको क्या मौजूद था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है, ठीक है, थाने से निकला है और एक प्लान तरीके से, जिसमें प्लानिंग नज़र आ रही है इस मामले में, देखा जाए कि एक दिन में 2 दफ़ा एक ऐसे शख्स को बुलाना कि जिस पे पहले ही जिसने एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे जान का ख़तरा है, उसको बुलाना, पुलिस का
जिनको सारी लीगैलिटीज़ का पता है कि ये शख्स पे इसको जानी ख़तरा है, ये कितना बड़ा हमारे सिस्टम का फ्लॉ है, ठीक है। सारे इलाके में दहशत फैली है, बल्कि पूरे मुल्क में इस टाइम आप देखें, और मुल्क से बाहर भी कुछ सोशल मीडिया में जैसे पहले भी जिक्र किया है, वो ये देखेंगे कि एक शख्स को कितनी बेदर्दी से, ठीक है, सड़क के ऊपर मारा गया, ठीक है। मेरी ये दरख्वास्त है हमारे सिस्टम में, कोई एक डिपार्टमेंट से मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, जितने भी चाहे जो हमारे अहदेदार हैं, जितने भी मुल्क में सिस्टम को चला रहे हैं, अगर वो इस तरह के वाक़यात पे और इन लोगों को, और ये जो सिस्टम में जो मौजूद हैं, जो इसको बैक कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को साथ, जो कि हमारे सिस्टम की एक बड़ी ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, अगर इन लोगों को ना पकड़ा गया अब, ठीक है, तो ये हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई एक बुरी ख़बर है। लोग तो पहले ही यहाँ पे नहीं रहना चाह रहे, कोई शरीफ इंसान पाकिस्तान में आप नहीं रहना चाहता है, ठीक है। किसी बंदे के पास, हर बंदे के पास इतने ज़राए भी नहीं है कि वो 20 बंदे सिक्योरिटी के लिए घर से बाहर निकलने से पहले, पानी की बोतल लेने से पहले या थाने जाने से पहले अपने साथ 20 बंदे लेके जाए, क्योंकि शायद उसको लगे कि भाई मैं वापस गया तो मुझे कोई बंदा सड़क पे गोली मार जाएगा, ठीक है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इस वाक़े को बड़ा जो है एक सीरियस लिया जाए, और इस पे जितनी भी कार्रवाई सख्त हो सकती है, इन मुलजिमों को पकड़ के कैफ़े किरदार पे पहुंचाया जाए, और सोसाइटी को दिखाया जाए कि हमने इनको सज़ा दी है। अदरवाइज़ सब ये समझेंगे कि ये एक आम वाक़या जैसे पहले भी पाकिस्तान में होते रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। मुल्ज़िमान जो हैं, ये मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले इन्होंने हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ और की हुई हैं। जो ये हीरो उर्फ फ़याज़ है, इस पे 3, 4, 5 मर्डर के केसेस हैं पहले। इसने इससे पहले भी बड़े मर्डर किए हुए हैं। इसने मुख्तलिफ़ तरह से लोगों को जो है थ्रेट भी किया हुआ है, मारा भी है, और ये लोगों के साथ बड़े करता रहा। जो दूसरा काशिफ है, वो भी एक रिकॉर्ड याफ्ता है। अगर आप इनके पुलिस के पास तो, और अब हमारे सारे अदारों के पास तो ऐसा सिस्टम है, एक चीज़ पता चल जाती है कि इस बंदे ने लाइफ में क्या किया है। इनके अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये बंदे, मैं इन्हें शूटर का दर्जा ही दूंगा कि जो इन्होंने काम किया ये कोई इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी कत्ल की जो वारदात है वो तो आए रोज़ लाहौर शहर में अक्सर कत्ल की वारदातें ऐसे ही हो रही हैं कि नाहक लोगों को शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवा दिया जाता है, और बड़ी आसानी से और बड़े कम पैसों में शूटर्स के ज़रिए किसी भी बेगुनाह को मरवाना शहर लाहौर में बड़ा आसान काम है। यकीनन पुलिस इस पे काम भी करती है, उन शूटर्स को गिरफ़्तार भी करती है, लेकिन ये कत्ल की एक ऐसी वारदात है जिसमें मकतूल का ना किसी के साथ कोई लेना ना देना, ना किसी का कोई प्रॉपर्टी का, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा जो है वो करना चाहते थे लोग जो जिनके रिकॉर्ड याफ्ता हैं। यकीनन पुलिस के पास उन मुल्ज़मान का रिकॉर्ड भी होगा। उनके जो इंतहाई प्यारे ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम में जो गुनाहगार को सज़ा नहीं देता और बेगुनाह जो है वो मारे जाते हैं, उस सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। यकीनन इनको इनके सवालों का जवाब मुतलका इदारे, मुतलका डिपार्टमेंट ज़रूर देगा, और उसके लिए सिर्फ एक ही काम करने की ज़रूरत है उन इदारों को कि जिन्होंने ये बेगुनाह शख्स की जान ली, उनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। इसके बारे में, इस केस के बारे में पुलिस क्या कहती है? अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया? क्या मुल्ज़िमों की अबूरी ज़मानत की वजह से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, या अभी तक पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम है? या पुलिस की ज़ुबानी जान। मकतूल के लवाहिकीन ने क्या कुछ कहा, हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाया। अब हम चलते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहती है। पुलिस ने ज़ाहिर चंद रोज़ पहले ये वाक़या पेश आया, अब तक क्या मालूमात और क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। खालिद जमील साहब हैं, थाना शालीमार के आईओ हैं इस केस के, कत्ल केस के, और तफ्तीश कर रहे हैं। ये इनसे जानते हैं कि अभी तक क्या मालूमात हो सकी हैं और मुल्ज़मान को
गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया गया है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब ये बताइएगा कि कत्ल की वारदात हुई चंद रोज़ पहले ही, तो मुलजमान गिरफ़्तार अभी नहीं हुए हैं, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? जी वालेकुम, ये सारा वकूआ 10 तारीख को हुआ था, 10/2/25 को शाम 7:30 बजे करीब। इसको फायर लगे हैं मोहम्मद मियाँ नासिर साहब के, और ये गिर गया है। इसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दी गई है, भिजवाया गया है सिरसा अस्पताल में, और वहाँ पे इनका इलाज चलता रहा है, लेकिन वो जाँबाज ना हो सके। वो 12/2/25 को वो फौत हो गए थे। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, और मौके पर फ्रांसिक लैब, PFS से तमाम टीमें लगवाई गई, तमाम कार्रवाई मुकम्मल की गई। उसके बाद मुलजमान जो नामजद FIR हैं, काशिफ रियाज और दूसरे हैं फ़याज़ और हीरो, उन घरों पर रेड किए गए हैं, लेकिन वो उनके जो घर वो लॉक थे। अभी पता चला है कि उन्होंने इंटरनल बेल करवाई दोनों ने। तो उसके बाद काफ़ी वो CCTV कैमरा जात और सेफ सिटी तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़मानतें खारिज करवाएंगे और उनको इंसाफ दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा खालिद साहब ये बताइए, जो मुलजिम हैं जिन पे FIR हुई है नामजद, ये कोई पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है? रिकॉर्ड है इनका 302 का भी है, और 9365 के भी मुकदमे हैं, और भी एक मुलजिम के 10 मुकदमे तकरीबन हैं, एक के 2-3 हैं। ठीक है, रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इसका मतलब क्रिमिनल ही क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है। रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो अब तक इन्वेस्टिगेशन आपने की है उसमें कोई कत्ल की वजह क्या नज़र आती है, कोई मामला क्या हो सकता है कि क्यों कत्ल किया गया मियां नासिर को? ये जो मुलजमान है ये भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, और जो मकतूल हैं वो भी प्रॉपर्टी काम करते थे। इनका कोई ऐसा कोई मामला निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं, जो भी सामने आएगी इंशाअल्लाह आपको इन्फॉर्म आपको भी करेंगे, और इंसाफ पूरा इनको देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा खालिद साहब के जो मुलजमान हैं उनका तो ताल्लुक़ आपने बता दिया कि क्रिमिनल हैं, कुछ इस तरह से हैं। ये चीज़ें कोई इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि मुलजिम ने एक दरख्वास्त भी दी हुई थी कि उसको जान का ख़तरा है, कोई ऐसा मामला भी सुनने में आ रहा है? जी, इनकी एक एप्लीकेशन चल रही थी थाना बागबानपुरा में, और वहाँ पे ये गए थे अपने कोई दरख्वास्त के बारे में। वहाँ पे कोई IO ने बुलवाया हुआ था, और वहाँ से फिर ये जब अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में इंसिडेंट इनके साथ हुआ है। हम वहाँ से बागबानपुरा से लेकर तमाम कैमरा जांच चेक कर रहे हैं, वो किधर से लोग आए थे, पीछे कौन लगा इनके। तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम फुटेज चेक करके और सारा एनालाइज करके वो देखेंगे कि इनके पीछे कौन लगा है। जिसने वो हेलमेट पहना हुआ था उसको ट्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, जो IO हैं इंचार्ज जो इस केस को हेड कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन केस को देख रहे हैं, खालिद साहब, इन्होंने अब तक जो भी इसमें तफ्तीश की है वो हमारे साथ शेयर किया है। कुछ पुलिस के कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जो तफ्तीश मुकम्मल होने तक वो बयान नहीं करते हैं, और वजह अनाज जो है वो अभी फ़िलहाल यही सामने आई है कि जायदाद का कोई प्रॉपर्टी का कोई हो सकता है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो अब तक की है उसमें दोनों फ़रीक़ैन यानी कि मुलज़िम भी और मकतूल भी प्रॉपर्टी का काम करते थे। और जो मुलज़मान हैं जैसे कि लवाकिन के का कहना था, जो मकतूल के लवाकिन थे, कि वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है। यकीनन पुलिस के पास एक्सेस होती है हर किसी का रिकॉर्ड देखने की। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, मुलजमान ने अबूरी ज़मानत हासिल की है, और पुलिस जो है वो अब सबसे पहले ये कोशिश करेगी कि जो नामजद मुलजिम हैं जिन्होंने इंटरम बेल करवाई है उनकी इंटरम बेल कैंसिल करवाई जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। फिर जब वो गिरफ़्तार होंगे तो तफ्तीश का अमल फिर शुरू होगा, फिर पता चलेगा कि कौन था। CCTV कैमरास हैं, सेफ सिटी के कैमरास हैं, उनकी फुटेज हासिल की जा रही है, और तमाम बयानात और तमाम जो शवाहिद हैं वो जमा कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है। शालीमार पुलिस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, और ये भी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुलजमान को बहुत जल्द गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। आज के जुर्म अंजाम में हमने लवाकिन का मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़ और कैसे वाक़या हुआ
वो सब कुछ आपके सामने रखा। यकीनन आने वाले वक्त में पुलिस की तफ्तीश जो मुल्ज़मान हैं जिन पर नामज़द FIR हुई है उन्हें भी गिरफ़्तार करेगी और उन हक़ाइक़ को भी सामने पुलिस लाएगी कि किस वजह से कत्ल किया गया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।